हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ये नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो क्लास 10th के बच्चों के अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, जैसे टीजीटी साइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट होता है। वर्सटाइल एलिमेंट मतलब जो एक्टिवली अदर एलिमेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है या बहुत ईजली लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में इसके वर्सटाइल नेचर की वजह से ही ये अर्थ क्रस्ट में 0.02% मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, वहीं एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि कार्बन में बॉन्ड्स की, तो कार्बन एलिमेंट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इससे पहले हमने देखा था कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स हमने इससे पहले वाले लेसन में डिस्कस किया था, जिसमें आयोनिक बॉन्ड्स की बात की थी हमने। आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में मेन डिफरेंस ये है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, वहीं कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, मीन्स इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, इसी वजह से आयोनिक बॉन्ड जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है देन कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कार्बन जो है अपने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ही ये वर्सटाइल एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब ये कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जो है 4 क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो 2 और 4 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं K और L शेल में, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फोर इलेक्ट्रॉन्स जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इन्हें 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो इनका जो न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन है उसके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना। अब वहीं अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो ये भी इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, या कहें बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके बाद 6 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जिसकी वजह से अगेन एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली डोनेट या कम्प्लीटली एक्सेप्ट ना करने की जगह शेयरिंग करता है। ठीक, मतलब जब तक आपको ज़रूरत है आप ले लो, किसी चीज़ का यूज़ कर लो, और जैसे आपकी नीड ख़त्म हो जाएगी आप उस चीज़ को रिटर्न कर दो। ठीक, तो यही चीज़ बताया है कि क्या रीज़न है और किस वजह से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कार्बन में। तो इसे हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 and its electronic configuration is 2 and 4. To attain a noble gas configuration, it can gain 4 electrons, but it would be difficult for nucleus to hold extra 4 electrons. It can lose 4 electrons, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons. It is difficult thus for an atom of carbon to either gain or lose electron. Carbon attains the noble gas configuration by sharing its valence electron with other atoms. Atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine also show sharing of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन के अलावा कौन से एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, उसमें आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, यही रीज़न है कि हम हमेशा H2
O2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एटम के फॉर्म में नहीं आकर करता, ये अपने ही एलिमेंट के साथ, अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स बना लेता है या स्टेबल एलिमेंट बनाता है। ठीक, अब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, वही इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया गया है। जैसे इसमें दिखाया गया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपने दूसरे हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और H2 के फॉर्म में H2 बना लेता है। तो यह HH, ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, जिसका ये जिसे ये अपने ही अदर मॉलिक्यूल्स एलिमेंट एटम के साथ शेयर करके फुलफिल कर लेता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास भी यही केस है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में और 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, जिसे वो अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके कंप्लीट करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में ट्रिपलेट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है या ट्रिपलेट फॉर्म होता है। तो इसमें अगेन N2 लिखा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और बॉन्ड 3 बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ठीक, तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, तो आई होप आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 3 बॉन्ड क्या शो करते हैं, 2 नाइट्रोजन क्या शो कर रहे हैं। ठीक, आगे, इट इज़ एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 1, 2 और 3। ट्राई मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड मीथेन। ठीक है, तो वाटर और मीथेन में कैसे शेयरिंग होगी, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का 1 है। ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ही नीड होती है, तो ऑक्सीजन को बीच में बना देंगे और हाइड्रोजन को साइड साइड, क्योंकि हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 6, रुको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन को हो गया और हाइड्रोजन का मैं X से शो कर देती हूँ, ये हाइड्रोजन X। तो ये इन दोनों का शेयरिंग हो गया और ये इन दोनों का शेयरिंग हो गया, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा वाटर के साथ। ठीक, और मीथेन का तो इजी है, कार्बन को बीच सेंटर में रखेंगे और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन 1-1 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देगा। ये हो गया हाइड्रोजन के। ठीक है, इन्हें हम ऐसे नहीं बनाएंगे, डॉट 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 से कार्बन के मैंने इलेक्ट्रॉन शो किए हैं और क्रॉस से हाइड्रोजन के। अब आगे क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में। तो एक सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, आगे देखिए, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसी को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी है, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ कंपेरेटिवली वीकर इंटरमॉलिकुलर फोर्स अनलाइक आयोनिक कंपाउंड। तो अब कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है,
कम होती है किसके कंपैरिजन में, आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में। मतलब अगर यहाँ मैं एग्जांपल लूँ कि NaCl ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, और वाटर H2O इसमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, इसमें आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है, तो इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, यही चीज़ बताया गया है। अब वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन को डिफाइन किया गया है कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों है, तो इसका ऑलरेडी काफ़ी कुछ हम लोग जानते हैं, और फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में यहाँ देखेंगे। तो कार्बन में 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कार्बन में नोटिस की गई देखी गई है, वो है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जो अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ताकि एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सके ये। ठीक है, वहीं टेट्रावैलेंट यानी 4 वैलेंसीज का होना, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसीज के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ईजिली दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है शेयरिंग की वजह से। ठीक है, देखते हैं इस चीज़ को कैसे आगे इसी चीज़ को डिफाइन किया है। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड with other atom of carbon is called catenation. Like carbon silicon forms compounds with hydrogen up to 7 or 8 atom of silicon. ठीक है, जिस तरह कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है उसी तरह सिलिकॉन भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये 7 या 8 एटम्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी 7 या 8 नंबर ऑफ एक स्ट्रक्चर में 7 या 8 एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, या चेन बना सकता है। ठीक, तो ये हो गया कैटिनेशन। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कैटिनेशन या why carbon is a versatile in nature, define the properties, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है। दूसरा है टेट्रावैलेंसी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। having a valency of 4, carbon atom is capable of bonding with atom of oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and other elements. The smaller size of carbon atom enable nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. Thus carbon compound are very stable in general. अब कार्बन बेस्ड ऑन बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन के कंपाउंड को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड कार्बन एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें इनकी 2 क्लास है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं। और वहीं अनसैचुरेटेड होते हैं जिसमें 2 कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। यहाँ नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अनसैचुरेटेड कार्बन को हम सैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सैचुरेटेड को भी अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। सैचुरेटेड हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन रिफर एज एल्केन आर लेस रिएक्टिव। अब ये सैचुरेटेड है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये स्टेबल होंगे, और जो चीज़ स्टेबल होती है वो लेस रिएक्टिव होती है। ठीक, अब अनसैचुरेटेड क्या है, हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ कार्बन रिफर एज एल्कीन एंड एल्काइन आर मोर रिएक्टिव। अब ये मोर रिएक्टिव क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड कार्बन। लेकिन
लेकिन यहीं पे एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो वीक होता है कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। ये इजीली ब्रेकेबल होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डबल बॉन्ड के बीच में ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन ये क्या है, ये होमोलॉगस सीरीज होती है कार्बन की। एल्केन ये इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2, ठीक है। तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग ध्यान से इन डेफिनेशंस को याद करेंगे और इन फॉर्मूले को समझेंगे। अब CN क्या दिखाता है, जो N होता है N 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो रिप्रेजेंट करेगा N, ठीक है। अब जितने N होंगे उसी को इस फॉर्मूला पे पुट करके हम किसी भी एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेमिंग में, तो वो क्लियरली समझ आएगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं तो क्या हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। तो H में क्या होगा, 3 2 6 + 2 कितना हो जाएगा, ये C3H8। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोप जो है वो रूट वर्ड है थ्री के लिए, ठीक है। प्रोपेन पेंटेन, तो ये प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स सफिक्स का यूज़ कैसे करेंगे वो भी आगे नॉमेनक्लेचर में हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये ल्यूविस ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पे ये ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इसे। देखो आगे यहाँ पे नेमिंग, मीथेन है फॉर्म, मीथेन मैथ का मतलब होता है 1, तो जहाँ पे मैथ लिखा हो तो मतलब उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 1 होगा, मीथेन। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन से कितने एटम्स ज्वाइन कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं, 4। तो H4 यानी 4 हाइड्रोजन शेयर करेंगे एक कार्बन के साथ वैलेंसीज को, ठीक है। तो क्या बनेगा, मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है और ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है कार्बन हाइड्रोकार्बन का। सबसे पहला कंपाउंड यही मीथेन होता है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसके बाद ईथेन, एथ का मतलब होता है 2 यानी C2H6। अब दो कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, रिमेनिंग कितने 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास स्टिल थे, तो वो रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन से शेयर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 6 हाइड्रोजन से और एक एक कार्बन आपस में शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। इसी तरह प्रोपेन, यहाँ पे प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन, इन तीनों के स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन दिए होंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं और जितने बचे होंगे उतने के साथ हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से एक सिंपल एल्केन्स का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। वहीं यहाँ पे एल्कीन या एल्काइन होता है, तो एल्कीन होता तो हमें पता है डबल बॉन्ड होता है, तो इसी में बता देती हूँ। इथीन, इथीन को देख लेते हैं हम लोग। ये इथेन दिया है और हम लोग बात कर रहे हैं इथीन के, ENE, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या था CnH2n, ठीक है। तो इसमें 2 कार्बन है, इथीन में कितना 2 कार्बन होगा, तो क्या C2H4, C2 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लिया। इन है तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड बना दिया। अब रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन के पास, 2 बचे,
1 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे बना रही हूँ इथीन मतलब डबल बॉन्ड C2H4, ठीक। 2 कार्बन ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। अब रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उनके साथ हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, हो गया। तो ये स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इन। इसी तरह आयन होता इथाइन, तो आयन लिखा है तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड होंगे 1 2 3। तो अगेन 2 कार्बन ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे क्लियर, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इनके पास कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है उसके साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ये हो गया आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इथाइन हो गया। ये चीज़ याद रखना कि एल्केन में तो पहला कंपाउंड मीथेन होता है, लेकिन इथीन और इथाइन में पहला मतलब एल्कीन और एल्काइन में जो पहला कंपाउंड बनेगा वो इथीन और इथाइन बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अभी तक हमने जो देखा वो चेन स्ट्रक्चर था। इसी तरह रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कार्बन 2 तरह की चेन्स का फॉर्मेशन करता है, एक स्ट्रेट चेन और एक रिंग, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर या इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। So on the basis of structure of hydrocarbon, a chain can be straight chain, branch, cyclic, saturated और cyclic unsaturated। unsaturated अगेन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो सैचुरेटेड साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेट ब्रांचेस सैचुरेटेड होती हैं और डबल बॉन्ड वाली ब्रांचेस अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, ठीक है। मतलब इसमें डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अब आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर नाम ही बता रहा है कि ऐसे आइसोमर मीन्स सेम टाइप, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूलाज जो हैं वो सेम है बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के फॉर्म होते हैं। जैसे दीज आर द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और टीजीटी साइंस के लिए, ठीक है। ब्रांच आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल्स हैं। इसके बाद आता है हेटेरो एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप। हेटेरो एटम्स अगेन हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड एटम्स मतलब डिफरेंट एटम्स के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम हेटेरो एटम्स कहते हैं, ठीक है। अगर एक कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट है तो, ठीक। और फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के ग्रुप्स होते हैं जो अगर किसी कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएं तो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ दी गई है। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस बाय अदर एटम इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज। दीज एलिमेंट्स कैन रिप्लेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेटेरो एटम। मतलब हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन की पोजीशन है अगर उसे कोई और एटम रिप्लेस कर दे तो उसे हम हेटेरो एटम कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला दिया है CH3Cl, ठीक है। तो ये एक हेटेरो एटम है। कैसे, मीथेन का स्ट्रक्चर याद करो, क्या था, चारों में हाइड्रोजन था। क्लोरोफॉर्म में क्या है,
एक हाइड्रोजन की जगह पे ऐड क्या हुआ है, क्लोरीन। ठीक है, तो मतलब मीथेन के स्ट्रक्चर में से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें क्लोरीन से तो वो क्या बन जाएगा, हेट्रो एटम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं Cl जोड़ दूँ और रिमेनिंग में हाइड्रोजन ही रहने दूँ। ये होमो एटम था, क्यों, क्योंकि हर जगह हाइड्रोजन था कार्बन के साथ। ये हेट्रो है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा भी एक अदर एटम्स ऐड हुआ है और वो कौन सा है, क्लोरीन। क्लियर। अब आगे आगे बढ़ते हैं। दीज हेट्रो एटम्स आर हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप containing them impart chemical properties to the compound and hence are called functional group। अब ये जो हेट्रो एटम है, मतलब कि हाइड्रोजन के अलावा जो जिस एटम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी पोजीशन ली है, उनकी वजह से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व होता है और उसी ग्रुप को जिसने मतलब रिप्लेस किया है हाइड्रोजन एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में आ जाता है हैलोजन के ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, हैलाइड्स आते हैं और ऑक्सीजन्स के कुछ हेट्रो एटम्स हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जो है COOH। ऐसे ही एल्डिहाइड जिसमें CHO आता है, फिर आता है कीटोन। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, फिर अल्कोहल। तो ये कुछ फंक्शनल्स ग्रुप होते हैं जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। ये रहा हेट्रो एटम। कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं बट मोस्टली क्लोरीन या ब्रोमीन होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप, इन हेट्रो एटम के एडिशन की वजह से जो फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होते हैं उसे हम हेलो कहते हैं। उसके नाम के पहले हम हेलो लगते हैं, जैसे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हेलो क्लोरो, हेलो ब्रोमो, मतलब हेलो की जगह क्लोरो ब्रोमो आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला हो जाएगा Cl2 या Br। ये तो हमने 9th में भी देखा था, हेलो ग्रुप। इसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रो एटम को, ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रो एटम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें सबसे पहला है अल्कोहल, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप होता है। एल्डिहाइड जिसमें COH, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, साथ साथ कार्बन भी होता है। कीटो ग्रुप में C डबल बॉन्ड O और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COH। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसमें ये जो कीटो ग्रुप है यह हमेशा किसी भी कंपाउंड के बीच में ऐड होता है। ठीक, या फर्स्ट कार्बन को छोड़ के सेकेंड या थर्ड कार्बन में। ठीक, इन फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और एक चीज़ है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज मतलब सेम टाइप की, होमो मीन्स सेम होता है, होमो मीन्स सेम और सीरीज मीन्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब सेम टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बने कंपाउंड की एक सीरीज। ठीक, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। एल्केन की सीरीज में आता है मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज हो गई। एल्कीन में हो जाएगा इथीन, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक, इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, इन्हें देख लेते हैं। होमोलॉगस सीरीज में इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेंज। फॉर इंस्टेंस द अल्कोहल CH3OH, C2H5OH, ये पूरी अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज है। ठीक है, द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप यूनिट एंड 14 यूनिट ऑफ मास। मतलब जो आगे ये इसमें अगर पहले और दूसरे के बीच में सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस रहेगा, मतलब एक कार्बन कम रहेगा। ठीक है,
The chemical property are imparted by the functional group, thus all member have similar chemical property but the member have different physical properties. मतलब एक होमोलॉगस सीरीज में, जैसे ये अल्कोहल की सीरीज है, तो इसके जो डिफरेंट मेंबर्स होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होगी, ठीक है। उसके बाद द फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी अमंग द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ड्यू टू डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास। और ऐसा होता क्यों है? मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस की वजह से, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि CH2 ग्रुप का डिफरेंस ऑलरेडी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज करता रहेगा क्योंकि CH2 ऐड होता जाएगा, इस वजह से। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो एल्केन होते हैं, सबसे पहले तो हमें सबसे लॉन्गर चेन को आइडेंटिफाई करना रहता है कार्बन की। उसके बाद अगर एल्कीन है तो इन सफिक्स का यूज़ करेंगे, एल्काइन है तो YNE आयन सफिक्स का यूज़ करेंगे, अल्कोहल है तो ऑल सफिक्स का, एल्डिहाइड है तो एल, कीटोन है तो 1, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, और क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम एज अ प्रीफिक्स ऐड करेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है? सफिक्स जो बाद में ऐड किया जाए और प्रीफिक्स जो पहले ऐड किया जाए, ठीक है। मान लो ये है कार्बन की चेन है एक, ठीक है। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3। 3 है, 3 के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? प्रोप, ठीक। अब प्रोप ये कैसा है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी एल्केन ग्रुप का है। एल्कीन से इन्होंने स्टार्ट किया है, एल्केन, ठीक है। एल्केन के लिए ANE सफिक्स होता है, ठीक है। तो मैं प्रोपेन, प्रोपेन इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक। प्रोप यानी 3 कार्बन और एन सफिक्स हो गया, क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक। और रिमेनिंग के साथ हाइड्रोजन है, ठीक। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इफ अ सफिक्स इज एडेड देन द फाइनल E इज रिमूव फ्रॉम द नेम मिथेनॉल, मीथेन, मिथेनॉल, ओके। रूट या यू कहो, हमारे पास सबसे पहले मीथेन। मीथेन में अगर अल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप अगर ऐड होता है, मीथेन है हमारे पास, ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर इसमें मैं OH ग्रुप ऐड करूं तो ये कैसे बन जाएगा? ये हो जाएगा OH H H H। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? यहाँ था तो हमने इसे मीथेन कहा था, अब यहाँ होगा तो क्या कहेंगे? मीथेनॉल, यानी OL को हम ऐड करेंगे एज अ सफिक्स, ठीक। तो हो जाएगा मेथेनॉल। इसमें ए को क्यों रिमूव किया है? क्योंकि एक साथ ई को रिमूव किया है क्योंकि एक साथ दो वोवेल्स नहीं आते, ठीक है। AEIOU ये क्या है? वोवेल्स यानी स्वर, ठीक है। अल्कोहल में भी O है और मीथेन में E है, तो इसलिए इस E को रिप्लेस किया गया है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है कंबशन, ठीक है। कंबशन क्या है? द कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न या ऑक्सीडाइज इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। तो मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, CO2 का फॉर्मेशन करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, हीट और लाइट, ठीक। इसी तरह कोल भी बर्न करता है ऑक्सीजन में और हीट और लाइट ही देता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न जनरली विथ अ ब्लू फ्लेम इन अ गुड सप्लाई ऑफ एयर एंड विथ ए येलो सूटी फ्लेम इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो ये अगेन 10th क्लास के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में,
तो इन्हें अच्छे से याद कर लें। सूथी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो कैसा फ्लेम होगा? सूटी, धुएंदार। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इमिट्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन की। अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग दैम यूजिंग alkaline potassium permanganate or acidify potassium dichromate. They add oxygen to the reactant, thus are called oxidizing agent. फिर addition reaction, hydrogen is added to unsaturated hydrocarbon in presence of palladium or nickel as a catalyst. तो जैसा नाम इनका शो कर रहा है वैसे ही रिएक्शन होता है। एडिशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना हाइड्रोकार्बन में, और किस तरह के हाइड्रोकार्बन में ऐड होगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक करके एक प्लेस खाली रहती है। तो देखो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, जब हाइड्रोजन ऐड करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड आर हार्मफुल फॉर हेल्थ and oil with unsaturated fatty acid should be used for cooking. Okay, saturated fatty acids are harmful for health, and oil with unsaturated fatty acids should be used for cooking. Substitution reaction. In saturated hydrocarbon, the hydrogen attached to carbon can be replaced by the another atom or group of atom in presence of sunlight. तो ये अभी आर्मी स्कूल का टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आया था कि मीथेन में अगर क्लोरीन का एडिशन होता है तो वो कैसा रिएक्शन करता है। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। जो इथेनॉल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन, सॉल्यूबल होता है ये वाटर में, और बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज सीरियस हेल्थ इशू एंड इनटेक ऑफ प्योर अल्कोहल इज लीथल, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल react with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen. When ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, it is dehydrated to ethane. तो ये चीज़ आया था असर्शन और रीजनिंग के टाइप में क्वेश्चन आया था ये अभी आर्मी स्कूल का जो ये टीजीटी साइंस के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। ये क्वेश्चन गलत हो गया था ये, तो ये चीज़ इसमें कितना टेम्परेचर है ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, और इस टेम्परेचर में हम इथेनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं इथीन में। अब यहाँ पे यूज़ बताए गए हैं इथेनॉल के। तो इन प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड कॉस्मेटिक, इन अल्कोहलिक ब्रीवेज, इन मेडिसिन्स एंड टॉनिक्स एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो मतलब मेडिसिन में यूज़ करते हैं इथेनॉल को, और जो अल्कोहलिक ब्रीवेज वगैरह बनाते हैं उनमें यूज़ करते हैं, और सोप और कॉस्मेटिक में, ठीक है। इसके बाद इथेनोइक एसिड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सी ग्रुप होता है इसमें। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन, मिसक्राइब इन वाटर एंड सोर टेस्ट, ठीक।
5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो एग्ज़ाम में पूछा था, यहाँ पे एसिटिक एसिड की जगह फॉर्मिक एसिड लिख देगा और कंफ्यूज कर देगा। दूसरा है प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये भी याद रखना है। अब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। इथेनोइक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। अगर बाइकार्बोनेट के साथ यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा, इसे ऐसे समझो, इथेनोइक एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बनेगा आयन। ठीक है, ऐसे मेटल के साथ, और मेटल कौन सा है, सोडियम का है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोडियम इथोनेट एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम इथोनेट जो है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो फर्दर रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी सेम चीज़ बनेगा। फिर इथेनॉल यानी अल्कोहल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ईस्टर और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है और बेकरी वगैरह में यूज़ होता है। तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट एंड फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर क्या एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जो कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid is called esterification। तो ये फुल फ्लेज डेफिनेशन हो गई esterification की। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, लाइसिस मतलब टूटना यानी ब्रेक। तो ऑन हीटिंग विथ एसिड और बेस द ईस्टर फॉर्म्स बैक द ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। मतलब इस हाइड्रोलाइसिस से, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का रिमूवल। ठीक है, और ये कैसे होगा, जब बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो भाई ये ईस्टर का किसी बेस के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में ब्रेक होके दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन करना ईस्टर बनना, ईस्टर कहलाता है। ठीक है, ईस्टर कहलाता है, सॉरी हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक, एल्किलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है, मतलब एल्काइन के प्रेजेंट में अगर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो उसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, सोप फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है उसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब सोप एंड डिटर्जेंट देख लेते हैं। Soap is a sodium and potassium salt. Soap is a sodium and potassium salt of carboxylic acid with long chain. Soap are effective with soft water only and ineffective with hard water. Detergent are ammonium or sulfonate salt of carboxylic acid with long chain. They are effective with both soft water as well as hard water. ठीक है, तो सोप क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। तो यहाँ पे ये किसका सॉल्ट है ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम लिख देता है और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। एन आयोनिक पार्ट या हाइड्रोफिलिक एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट कंस्टिट्यूट द सोप मॉलिक्यूल। तो सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आयोनिक पार्ट और एक होता है चेन। ठीक है, तो ये जो आयोनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मीन्स वाटर में सॉल्यूबल होता है, और
जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है, ये टेल वाली पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर हीटर, मतलब वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता, ये वाटर से दूर भागता है। ठीक है, लिपिड भी हाइड्रोफोबिक होता है। तो एक सोप मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, और ऐसे कई सारे पार्ट्स मिलके मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और डर्ट को मतलब बीच में कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लीनिंग मैकेनिज्म है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप देख लेते हैं। मोस्ट डर्ट is oily in nature, and the hydrophobic and attach itself with dirt, while the ionic and is surrounded with molecule of water. This result in formation of radical structure called micelle. तो what is micelle? मिसल वो स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड की वजह से फॉर्म बनता है। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वाटर के साथ, और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो डर्ट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इसी वजह से मिसल का फॉर्मेशन होता है। An emulsion is thus formed by soap molecule. The cloth needed to be mechanically agitated to remove the dirt particle from the cloth. ठीक, agitated मतलब उसमें उसे बीट करते हैं। ठीक है, स्कम क्या होता है? The magnesium and calcium salt present in hard water react with soap molecule to form insoluble product called scrum. तो स्क्रम क्या, एक insoluble product है जो किस वजह से बनता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट की वजह से बनता है, जो रिएक्ट करता है किसके साथ? सोप मॉलिक्यूल्स के साथ। ऑब्स्ट्रक्टिंग द क्लीनिंग एक्शन, यूज ऑफ डिटर्जेंट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ insoluble product and thus cloth get clean. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाले ही। ये एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। जैसे डिफाइन सैपोनिफिकेशन, 2 मार्क्स का आ सकता है। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई। ठीक है, फिर उसके बाद डिफाइन आइसोमेरिज्म। इसके बाद व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, ये मेरे टाइम पे आया था बोर्ड में क्वेश्चन, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। बाकी क्वेश्चन नंबर, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड हैज़ अ मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड रिएक्ट विथ इथेनॉल टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी। तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या होता है? ईस्टर होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।